हेलो बच्चों, मैं आशीष मिश्रा पुनः आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अभ्युदय योजना की जेई मैथमेटिक्स की क्लासेस में। लास्ट टाइम पर हम लोगों ने बच्चों सेट्स और उसके ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं। नए में क्या है, तो नया ये है कि सम important results on number of elements in sets। बेटा लास्ट टाइम पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। तो ये जो रीजन था, दिस रीजन इज नोन एज ए ओनली, जिसको बच्चों हम लोग ए माइनस बी भी कहते थे। दिस रीजन था ए एंड बी, इसको ए इंटरसेक्शन बी कहते थे। और बच्चों इस रीजन को बी ओनली और बी माइनस ए कहते थे। और अगर मैं तुमसे कहूं बेटा ये पूरा का पूरा रीजन जो यहां से लेकर यहां तक है, ये अगर मैं इस रीजन के बारे में बात करूं तो ये रीजन होता था ए यूनियन बी। तो मेरा सवाल तुमसे बेटा ये है कि अगर मैं तुमसे कहूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना होगा, तो आप कहोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ओनली प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी ओनली और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ओनली। ठीक है ना? तो एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। ठीक है ना? ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें आपको पता है कि एन ए माइनस बी जो है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, इस पोर्शन के बारे में, ये तो बेटा ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे अगर एन ए में से कॉमन एलिमेंट्स की संख्या घटा देंगे तो हमको एन ए माइनस बी मिल जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? ये तो लिखा ही नहीं, एन ए इंटरसेक्शन बी। और एन बी माइनस ए को एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, है ना? देखो बेटा, ये रीजन निकालना, ये रीजन। तो ये क्या बेटा, टोटल बी के एलिमेंट में से कॉमन एलिमेंट हटा दो, तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? तुम्हारे पास ये एलिमेंट बचेंगे। ठीक है ना? तो जरा देखो, ये माइनस का और प्लस कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे सामने फार्मूला बन गया एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बेटा ये फर्स्ट रिजल्ट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और इन सेट बी और इन बोथ काउंट करने हैं। इतनी बात समझ में आ गई? देखो बेटा, अगर सेट लेकिन डिसजॉइंट हो तो डिसजॉइंट का मतलब एक इधर एक इधर। अब अगर आपसे मैं पूछता कि दोनों सेट के लिए एन ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे इस कंडीशन के लिए एन ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी के बराबर होगा। ठीक है? बात समझ में आ गई नहीं आ गई? भाई डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट होने का मतलब क्या हो गया? दोनों सेट अलग अलग हैं, तो एन ए यूनियन बी जो है एन ए प्लस एन बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है? समझ में आ गई बात? देखो बेटा, अगर हम तुमसे बात करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, तो इसका मतलब पहले समझो बेटा क्या होता है। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स
which belongs to either A only or B only। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि अगर एक तुम्हारा ये सेट बना हुआ है, तो अगर मैं तुमसे कहूं कि इस एलिमेंट में, इसमें या इसमें, इन दोनों में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, तो वो कहलाएगा एन ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। जैसा कि हम बेटा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी जो होता है वो ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन होता है। तो देखो बेटा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो दो शेडेड रीजन है इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो आप सिंपली कहोगे कि भाई ए माइनस बी में जो एलिमेंट है और बी माइनस ए में जो एलिमेंट है, ये क्वेश्चन बेटा कौन सा है, ये ए माइनस बी, इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, और बेटा ये रीजन कौन सा है, बी माइनस ए। तो एन ए माइनस बी और एन बी माइनस ए के बराबर होगा। अभी मैंने पहले ही बताया था कि बेटा एन ए माइनस बी क्या होता है, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और ये हो जाएगा एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो फाइनली बेटा कितना हो गया, एन ए प्लस एन बी माइनस एन 2 टाइम एन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स which belongs to exactly one of A or B, this is Na plus Nb minus 2 time Na इंटरसेक्शन B। ये ध्यान रखना बेटा फॉर्मूला आप लोगों को। देखो बेटा, अगर मान लो कभी तुमसे कह दिया जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड आउट करना है, इसका मतलब समझ में आया ना आपको। मतलब हमें वो एलिमेंट निकालने हैं वो ना तो ए में है और या बी में नहीं है। ठीक है, देखो बेटा इसको कैसे सॉल्व करा जाएगा, इसका तरीका ये होता है कि ये जो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, इसके लिए आप लोगों ने डी मॉर्गन लॉ पढ़ा था, याद है ना आप लोगों को। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता था कि ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। इसी का अपोजिट देखिए क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ना, क्योंकि जब बेटा इस कॉम्प्लीमेंट को हटाओगे तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और बेटा ये क्या हो जाएगा, ये किसी भी कॉम्प्लीमेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस जो सेट दिया हुआ है। ये पढ़ा था ना आप लोगों ने, आपने ये पढ़ा ना बेटा कि एन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एन यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये एन यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी।
तो फाइनली हमारे सामने क्या आ गया, फाइनली हमारे सामने आ गया कि एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाल सकते हैं। तो आप बेटा कहोगे कि अगर यूनिवर्सल सेट में से हम कॉमन एलिमेंट जितने हैं उनको माइनस कर दें तो हमारे पास में एन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अच्छा आप देखो डायग्रामेटिकली इसको किस तरीके से शो किया जाए, जरा उसको देखते हैं। देखो बेटा इसको डायग्राम बना रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पाया है, फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, अब देखो ये और ये बेटा ये सेट ए है, ये सेट बी है। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। जिसको मैं कलर कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा रीजन ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अच्छा आप देखो अगर मैं तुमसे कहूं बेटा कि बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो आप कहोगे बी कॉम्प्लीमेंट, मैं दूसरा कलर यूज कर ले रहा हूं। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये तुम्हारा सेट हो गया पूरा। इसमें मैं कलर कर दिया। दिस रीजन इज शोइंग बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा देखो बेटा अगर मैं तुमसे बात करूं, मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पर ये जो दोनों पोर्शन जो मिल रहे हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं, हमें निकालना क्या था बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट। तो देखो एक्चुअली में जब यूनियन की बात करेंगे तो इसका यूनियन क्या होगा, इस पोर्शन को छोड़ के बाकी सारा का सारा पोर्शन एन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये टोटल यूनिवर्सल सेट में से अगर इतना पोर्शन क्या कर दो, जितने एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है उसमें से ये पोर्शन क्या कर दो, माइनस कर दोगे, तो आपको वो पोर्शन मिल जाएगा जो कि या तो ए में नहीं है या तो वो बी में नहीं है। ठीक है, उन दोनों का यूनियन आ जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा इसमें। अच्छा अब दूसरी बात हम बात करने जा रहे हैं यहीं पर कि मान लीजिए आपसे कहा जाता कि एन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या हो गया, एलिमेंट्स विच आर नीदर इन सेट ए नॉर इन सेट बी। तो ये कितना हो जाएगा, अगेन प्लीज यूज डी मॉर्गन लॉ। तो आप कहेंगे कि एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कैन बी रिटन एज एन ए इंटरसेक्शन बी डैश। और बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन ई, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा मैंने, सॉरी, जब ब्रेक द लाइन चेंज असाइन करेंगे तो ये हो जाएगा एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आएगा एन ई माइनस एन ए यूनियन बी। तो ये बेटा हमें क्या दे देगा,
एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश यूनिवर्सल सेट के टोटल एलिमेंट में से ए यूनियन बी के एलिमेंट माइनस कर दीजिए। तुम्हें क्या मिल जाएगा? हमें ये मिल जाएगा वो एलिमेंट्स जो ना तो ए में है ना बी में, मतलब दोनों में नहीं है, ए और बी में नहीं है। और फिगर से अगर देखना चाहो इस फिगर से, तो मैं आपसे कहूंगा कौन सा रीजन है, तो आप कहोगे ये रीजन जो है तुम्हारा, जो मैं ऐसे डार्क कर रहा हूँ, ये देखिए इधर वाला रीजन जहां पर मेरा पेन चल रहा है, ये देखिए, ये सारा का सारा रीजन हो जाएगा एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को इसमें? बच्चों का कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज उसको आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसके बारे में पूछिए। देखो बेटा, हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन थ्री सेट्स। मतलब अगर मैं तुमसे कहूं कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, तो आप कहोगे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको बेटा अपने आप भी आप लोग इसको रिजल्ट को निकाल सकते हो, प्रूव कर सकते हो। क्या कर रहा हूं मैं? जस्ट आई एम ये आपका यूनिवर्सल सेट है, एक सेट ये, एक सेट ये और एक सेट आपका ये। पूरा गोल आ जाए तो मजा आ जाए। ये अरे चलो मान लो, ठीक है। अब मैं कलर कर रहा हूँ बेटा, इसको देखो, ये जो रीजन है तुम्हारा, जो रीजन मैंने लाइट ब्लू से भरा हुआ है, ये बता रहा है हमको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बारे में, ठीक है। ये सेट ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए। तो जो ये रीजन है बेटा, खाली ये मैं जिसको रेड कलर से कर दे रहा हूँ, ये रीजन बेटा जो है वो ए ओनली है, ये बी ओनली है और ये सी ओनली है। बेटा ये रीजन जो है, ये रीजन है बी इंटरसेक्शन सी, ये रीजन है ए इंटरसेक्शन सी और ये रीजन है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अच्छा बेटा जरा इस रीजन को देखो, अगर मैं इस रीजन के बारे में बात करूं आप लोगों से, ये देखिए रीजन जो चल रहा है आपका, ग्रीन कलर से कर दे रहा है, ये रीजन। तो बेटा ये रीजन जो है, इसमें कौन कौन आ रहा है? बी और सी आ रहा है लेकिन ए नहीं आ रहा है। तो दिस रीजन डिफाइन अस बी एंड सी बट नॉट ए। बच्चों मैं तुमसे पूछूं कि ये रीजन क्या है, ये जो बना हुआ है जिसको मैं हाईलाइट कर दूं, ये रीजन। तो आप कहोगे बेटा ये जो रीजन है हम लोगों का, इसमें ए और बी तो आ रहा है लेकिन सी नहीं आ रहा है। तो ए एंड बी बट नॉट सी, ठीक है। समझ में आ गया? एकदम सिंपल सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टू और more
सेट्स। ठीक है, देखो बेटा, हम बात करने आ रहे हैं अबाउट द क्रिटिकल प्रॉब्लम्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टू और मोर सेट। तो इस पर बेटा क्या कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे तुमसे कह दिया जाए कि एक स्कूल है जिसमें किसी क्लास में 200 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 100 बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, 70 बच्चे जो हैं हॉकी खेलते हैं, और 30 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि उन बच्चों की संख्या बताइए जो कोई भी गेम नहीं खेलता है। देखो बेटा, ऐसी प्रॉब्लम को करने का तरीका क्या होता है, पहले क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। क्वेश्चन था कि 100 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, 70 हॉकी खेल रहे हैं, 30 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेल रहे हैं। तुम्हारा सवाल ये है कि 200 स्टूडेंट्स में ऐसे कितने बच्चे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेल रहे हैं। तो देखो बेटा, इसका तरीका क्या होता है, इसमें कुछ और पार्ट बढ़ा दे रहे हैं। तो पहला सवाल ये है, हाउ मेनी प्लेज क्रिकेट ओनली। नंबर 2, हाउ मेनी प्लेज हॉकी ओनली। हाउ मेनी प्लेज at least one of the game। और next, how many do not play any game। देखो बेटा, कितना आसान सा तरीका है। इसको इस प्रॉब्लम को लोग वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें 200 एलिमेंट दिए हैं। बेटा एक सेट ये हो गया और एक सेट ये हो गया। ठीक है, ये वो प्लेयर हैं जो क्रिकेट खेलते हैं और ये वो प्लेयर हैं जो हॉकी खेलते हैं। तो देखो बेटा, क्वेश्चन में दिया था आपके सामने कि 100 स्टूडेंट जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, 70 हॉकी खेलते हैं और 30 क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। तो हमेशा तरीका बेटा क्या होता है कि सबसे पहले जो बोथ वाले हों, बोथ का मतलब ये पोर्शन, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस पोर्शन में जो तीनों में, दोनों में या तीनों में कॉमन हो, हमेशा सबसे पहले कॉमन वाले को जगह दी जाती है। तो यहाँ पे कितने लोग हैं बेटा, 30 लोग। अब आपसे कह रहा है कि 100 स्टूडेंट जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। तो 100 स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं, तो ये तो उसमें लिखा नहीं है कि हॉकी नहीं खेलते, तो वो हॉकी भी खेल सकते हैं। तो सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले कितने होंगे, तो आप कहोगे 100 माइनस 30 दैट इज 70, मतलब 70 यहाँ पे लिख दो। अब देखो फिर क्या कह रहा है कि 70 बच्चे ऐसे हैं जो हॉकी खेलते हैं। तो हॉकी खेलते इसका मतलब क्रिकेट नहीं खेलते। अगर ये लिखा होता 70 स्टूडेंट प्लेइंग हॉकी ओनली, तो इसका मतलब उसमें क्रिकेट खेलने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो सिर्फ हॉकी खेलने वाले कितने लोग हैं बेटा, 70 माइनस 30 दैट इज 40। ठीक है, अब देखो पहला पार्ट, हाउ मेनी प्लेज क्रिकेट ओनली, तो इसका आंसर क्या दोगे आप लोग, 70 लोग। हाउ मेनी प्लेज हॉकी ओनली, 40। हाउ मेनी प्लेज एटलीस्ट वन ऑफ द गेम, एटलीस्ट वन ऑफ द गेम माने कितना होगा, देखो ये पूरा रीजन, ये देखो ये देखो ये पूरा रीजन। तो क्या होगा, 70 प्लस 30 100 100 140, तो ये पूरा हो गया 140। फिर कह रहा हाउ मेनी ऑफ प्ले डू नॉट प्ले एनी गेम, तो टोटल कितने स्टूडेंट थे बेटा, 200।
उसमें कोई गेम कौन नहीं खेलता है? 140 लोग, कोई नहीं, मतलब ये सारे कम से कम एक गेम खेलते हैं। तो कोई गेम नहीं खेलने वाले कितने लोग हो गए? 200 माइनस हु प्लेज एटलीस्ट वन गेम, तो ये हो जाएगा 60 लोग। तो 60 लोग जो है बेटे वो यहाँ पे कहीं आ जाएंगे। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, छोटा सा लॉजिक यूज करके आप इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अभी 2-3 प्रॉब्लम और बताने के बाद में सीधे हम लोग आईआईटी की प्रॉब्लम्स के ऊपर स्विच करेंगे। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट कितने दिए? 100। 15 पास इन इंग्लिश, 12 पास इन मैथमेटिक्स, 8 in science, 6 in English and mathematics, 7 in mathematics and science, 4 in English and science, 4 in all the 3 subjects. How many passed in? अब 4 ऑप्शन दिए हैं, वो पढ़ लो अपने आप। ठीक है, तो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं बेटा। इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है जरा इस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले काम क्या किया हमने? ठीक है, इसमें बेटा टोटल 100 स्टूडेंट देंगे, चुप से यहाँ पे 100 लिख दो। फिर 3 सेट बना लो, जल्दी। एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, और एक मैंने ये बना दिया। ठीक है, तो सबसे पहले है इंग्लिश, ई लिख दो उसको। फिर क्या बेटा? मैथमेटिक्स, एम लिख दो, और साइंस के लिए एस लिख दो। मैंने क्या कहा था? सबसे पहले कॉमन रीजन निकलते हैं। कॉमन रीजन माने ये रीजन। मैं इसमें डॉट बना रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ। डॉट पे कितने लोग हैं? 4 इन ऑल 3। तो मतलब यहाँ पर कितने लिमिट लेके जाएंगे? यहाँ पर यहाँ पर 4 एलिमेंट लिख दिए। ठीक, फिर क्या कह रहा है? इतना लिखने के बाद में फिर हम लोग क्या करते हैं? पहले तीनों में कॉमन देखते हैं, फिर दोनों में कॉमन देखते हैं। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? 8 6 इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स में 6 लोग हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहां से लेकर पूरा यहां तक का रीजन, मतलब ये रीजन में टोटल 6 लोग हैं। अच्छा, आपने देखा कि कॉमन लोग हैं बेटा 4। तो 6 में से अगर 4 घटा देंगे तो 2। तो इस रीजन में कितने लोग आ जाएंगे? 2 लोग आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा फिर जरा देखो, इसमें कह रहा है कि 7 इन मैथमेटिक्स एंड इन साइंस। तो मैथ और साइंस का कॉमन रीजन बेटा ये है पूरा, यहां से लेकर यहां तक का। ये देखो, तो इसमें 7 लोग हैं, तो 4 तो ऑलरेडी निकल चुके, बचे 3 लोग। तो 3 लोग वो हो जाएंगे जो मैथमेटिक्स और साइंस में है लेकिन इंग्लिश में नहीं है। फिर लिखा 4 इन इंग्लिश एंड साइंस। तो 4 इन इंग्लिश एंड साइंस का जो रीजन है वो आपका ये रीजन है, ये रीजन। तो सिर्फ इंग्लिश और साइंस में कितने लोग होंगे? 0 लोग। 0 क्यों होंगे भाई? क्योंकि टोटल 4 ही दिए हुए हैं, तो 4 इसी में आ जाएंगे जो तीनों में कॉमन है। अब 3-3 के हो गए, 2 के हो गए। अब बात करते हैं एक वाला। तो इसमें सबसे पहले लिखा है कि 15 बच्चे ऐसे हैं जो अंग्रेजी पास हुए हैं। तो जरा इंग्लिश वाले सेट पर आ जाओ। मैं इंग्लिश वाले सेट को ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, दिखाया? अच्छा, अब देखो इसमें क्या हो रहा है। इसमें 4 और 2 6 लोग हैं। टोटल कितने बच्चे थे? 15। तो 15 में 6 गए 9। तो यहाँ पर 9 लोग इस रीजन में आ जाएंगे। ठीक है ना? अच्छा, अब देखो यहाँ पर फिर 12 बच्चे पास हैं मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स का जो पूरा गोला बना हुआ है, इसमें 4 2 6 3 9 लोग हैं, और 12 लोग पास हुए हैं। तो 12 में से 9 गया 3 लोग, तो 3 लोग सिर्फ मैथमेटिक्स से पास हुए हैं। अब फिर कह रहा है बेटा 8 इन साइंस। यहाँ पे देखो 8 इन साइंस लिखा है। तो साइंस में 4 3 7 है, मतलब इस रीजन में सिर्फ 1 लोग आएगा। अब वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया।
अब क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं उस पर डिस्कस करो। तो पहला सवाल कह रहा है कि इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन साइंस। तो इंग्लिश में हो, मैथमेटिक्स में हो, साइंस में ना हो। तो तुम्हें देखो बेटा, ये जो रीजन दिखाई पड़ा, ये रीजन, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये वो रीजन है जिसमें मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ इस फिगर को। इंग्लिश और मैथमेटिक्स में है लेकिन साइंस में नहीं है, तो वो क्या हो गया बेटा, पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया 2। फिर कह रहा इन मैथमेटिक्स एंड साइंस बट नॉट इन इंग्लिश। मैथमेटिक्स में हो और साइंस में हो लेकिन इंग्लिश में ना हो। तो ये रीजन क्या बता रहा है बेटा, ये रीजन जो तुम्हारा, ये रीजन जो है, ये रीजन वो रीजन है जो उन बच्चों की संख्या बता रहा है जो मैथमेटिक्स और साइंस में पास हैं लेकिन इंग्लिश में पास नहीं है। तो वो कितने हो जाएंगे, 3 लोग। इन मैथमेटिक्स ओनली, मैथ ओनली का मतलब क्या होगा, ये रीजन, तो 3 लोग हो गए। इन मोर देन वन सब्जेक्ट, मोर देन वन सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, एक सब्जेक्ट से ज्यादा कितने बच्चे पास हैं। तो देखो बेटा वो कौन सा रीजन होगा, तो आप कहोगे ये जो रीजन है, मैं ग्रीन पेन से आउटलाइन कर रहा हूँ। अच्छा मैं दूसरा कलर कर दे रहा हूँ, येलो कलर। देखो बेटा, मैं ये जो रीजन है, ये वो रीजन है जिसमें जितने स्टूडेंट्स हैं वो मोर देन वन सब्जेक्ट में पास हैं। तो कितने बेटा दिखाई पड़ रहे हैं, 4, 3 7 और 2 9। तो देयर आर 9 स्टूडेंट्स विच आर पास्ड इन मोर देन वन सब्जेक्ट। बात समझ में आ गई आप लोगों को। देखो बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है तुम्हारी वो जेईई मेन 2014 की प्रॉब्लम है। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ x इज इक्वल टू 4 टू द पावर n माइनस 3n माइनस 1, जहाँ पर n कोई नेचुरल नंबर है, और y जो लिखा हुआ 9n माइनस 1 लिखा हुआ है जहाँ पे n कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं बेटा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वेयर n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x यूनियन y। ठीक है, और जरा देखें x यूनियन y क्या होगा। देखो भाई, अगर तुम सेट x का जो एलिमेंट है वो किससे डिफाइन हो रहा है, डिफाइन हो रहा है 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1। ठीक है, जरा देखो बेटा, अगर इसको मैं 4 की पावर n को 1 प्लस 3 की पावर n लिख दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा बायनोमियल थ्योरम से 1 प्लस 3n प्लस nc2 3 स्क्वायर nc3 3 क्यूब एंड सो ऑन माइनस 3n माइनस 1। अगर ये कैंसिल हो गए ना, तो फाइनली हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें 3 स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या जाएगा, nc1 nc2 nc3 इंटू 3 nc4 इंटू 9 एंड सो ऑन। मतलब ये दिखाई पड़ रहा है कि जो 4 टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर माइनस 3n माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, सॉरी 9। अच्छा, और जरा यहाँ पे देखो जो सेट y लिखा हुआ है, y बराबर है 9 ब्रैकेट ओपन n माइनस 1। तो n जब नेचुरल नंबर है तो जब वैल्यू रखो तो उसमें क्या आएगा बेटा, तो सेट y है, इससे पहले 0 आएगा, इसमें कितना आएगा, फिर 9, फिर 18 एंड सो ऑन। जबकि इसमें क्या आएगा, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो अगर n को नेचुरल नंबर आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग होगी वो क्या हो जाएगी, 9 से स्टार्ट होगी। जितने भी मतलब मल्टीपल ऑफ जो भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे आएंगी वो 9 के मल्टीपल होंगे। तो इसका मतलब y सेट जो है वो सेट x से क्या है, बड़ा है।
बढ़ा रहे हैं ना, तो इस वजह से यहाँ पर 9 के कुछ मल्टीपल आएंगे, जबकि यहाँ पे 9 के सारे मल्टीपल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से एक्स सेट जो होगा वो वाई का सबसेट होगा। तो फाइनली आंसर क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया वाई। तो डी इज द करेक्ट आंसर। वो 3 सेट पे है कि ए बी सी 3 सेट हैं, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी बराबर है, ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर है। इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है पता करना है। तो देखो बेटा, इसको अगर हम लोग एक लॉजिकल तरीके से करेंगे क्वेश्चन, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। AIEEE 2009 में आया था। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा। तुम्हें तो ये पता है तुम लोगों को कि अगर एक सेट ये है और एक सेट ये है आपका, तो ए यूनियन बी तो होता है पूरा पूरा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं बेटा हम लोग कि अगर हम लोग ए यूनियन बी के बारे में बात करें, तो वो ये पोर्शन और ये पोर्शन, तीनों पोर्शन के का सम होता है। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे कह दूं अगर ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी लिखा है, तो देखो बेटा इसको जो मैं लिख रहा हूँ ये अनऑफिशियली समझाने के लिए है, ऐसा कोई रूल कहीं डिस्क्राइब नहीं है, लेकिन अपने मन को समझाने के लिए हम इस तरीके का कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटा ए यूनियन बी कितना होगा? तो आप कहोगे ए का पोर्शन, बी का पोर्शन और उसमें से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो, तो ये तो मिलता है। और ए यूनियन सी कितना हो जाएगा? ए का पोर्शन, सी का पोर्शन और इसमें से ए इंटरसेक्शन सी को माइनस कर दो। ठीक है, अब देखो बेटा ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर दिया है क्वेश्चन में, कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो तुम्हें बी बराबर सी आ गया। तो बी बराबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसको इस तरीके से लॉजिकली ट्रिक लगा के कर सकते हो जल्दी से। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को? देखो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर है वो ये है कि 2 सेट दिए हुए हैं, उनकी डेफिनेशन दी हुई है। पहला क्या लिखा है कि m कोई रियल नंबर है और साथ ही साथ बोथ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस 1x प्लस एम प्लस 4 बराबर 0 आर रियल। अच्छा ठीक है, तो एक एक बात करते हैं पहले क्वेश्चन के हिसाब से। तुम्हारे सामने लिखा हुआ है कि एक जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस 1x प्लस एम प्लस 4 बराबर 0 के रूट रियल है। रियल होने का मतलब हो गया डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a m प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो बेटा, अब हमें इससे क्या मिल जाएगा? इससे मिल जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m माइनस 4m माइनस 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब बेटा क्या हो गया कि m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 15 इज मोर देन और इक्वल टू 0। जब बेटा इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा m माइनस 5 और m प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अभी क्या करना है बेटा? इसको अभी हम लोगों को वेवी कर्व बनाना है और वेवी कर्व मेथड से इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, क्योंकि ये इनइक्वालिटी दी है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? क्रिटिकल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? तो क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे 5 और आपका 3। ठीक है, अब देखो बेटा मैंने क्या किया, -3 और 5 बना लिया। अब नंबर लाइन के ऊपर बनाने के बाद में राइट मोड साइड से प्लस फिर माइनस फिर प्लस लगा दिया। अच्छा, अब मैंने बात को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ कि इसको मैं फाइनली एक नई नंबर लाइन जो है
ये देखिए, इस पर मैंने -3 और 5 बना दिया है, और जो सेट ए है इसको मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया। ये आपका सेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जरा क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच, दूसरा सेट जो बी है वो -3 इन क्लोज इंटरवल और 5 इन ओपन इंटरवल दिया हुआ है। सो व्हाट विल वी डू, अगेन हम -3 से -3 शामिल है और 5 तक जो है इसको हमने मिला दिया और 5 शामिल नहीं है। अब फाइनली सवाल तुम्हारे सामने आ रहा है कि इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसको मैं जरा नीचे ले आता हूँ जिससे तुम लोगों को इजीली दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब जरा देखो बेटे, इसमें सबसे पहला ऑप्शन है कि a माइनस बी इक्वल्स टू माइनस इन्फिनेटिव से -3 यूनियन 5 से इन्फिनेटिव। देखो बेटा, नंबर लाइन के ऊपर इंटरसेक्शन या डिफरेंस या यूनियन किस तरह निकालते हैं ये हम लोग पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ जानकारी के लिए आपको बता दे रहा हूँ कि क्या करना है बेटा। a माइनस बी, a ये है और b आपका ये है। तो a माइनस बी का मतलब होता है a और b में जो कॉमन पोर्शन है उस पोर्शन को गायब कर दो और जो बचे a वो लिख दो, वो a माइनस बी कहलाता है। a माइनस बी का मतलब हो गया ओनली a। अब जरा देखो बेटा, a और b में कॉमन क्या है, आप देख रहे हो a और b में सिर्फ और सिर्फ -3 कॉमन है। दिखाई पड़ रहा ना बेटा, देखो यहाँ -3 इसमें भी है और -3 इसमें भी है। तो जब बेटा a माइनस बी करेंगे तो ये पोर्शन जो है दोनों से गायब हो जाएगा। तो अगर मैं तुमसे कहूँ इस फिगर के हिसाब से a माइनस बी कितना होना चाहिए, तो आप कहोगे a माइनस बी जो है वो माइनस इन्फिनेटिव से -3 यूनियन, अब 5 इसमें तो है लेकिन 5 इसमें नहीं है, तो जब माइनस करोगे तो 5 इसमें आएगा, 5 से लेकर इन्फिनेटिव तक। और जरा देखो बेटा ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर जो लिखा हुआ है माइनस इन्फिनेटिव से -3 यूनियन, ये ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ओपन इंटरवल, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है क्लोज इंटरवल। तो मेरी समझ में गलत यही होना चाहिए। अच्छा, 3 ऑप्शन और बचे हैं, वो भी देख लो बेटा। a इंटरसेक्शन b -3 है ना, हाँ है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोनों में -3 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ये भी करेक्ट है। b माइनस ए, बेटा b माइनस ए माने b में से a का कॉमन पोर्शन घटा दीजिए, तो कॉमन पोर्शन है -3, -3 हटाने पर क्या मिलेगा, -3 to 5 ओपन इंटरवल, ये भी ठीक है। अच्छा, a यूनियन b, तो a यूनियन b सारा लाइन देखो बेटा, a यूनियन b कितना हो जाएगा, देखो ये सारा हो जाएगा, और सारा का मतलब रियल नंबर पूरे पूरे आ जाएंगे, तो a यूनियन b r, ये भी सही है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इज a। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने है वो IIT JEE मेन 2019 में आया हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि एक सेट S है जिसमें 1 से लेकर 100 तक नंबर दिए हुए हैं। सवाल ये पूछा जा रहा था, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स A of S such that the product of elements in A is even। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन की अप्रोच जो है वो हम अलग तरीके से सोचें। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इवन। तो प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इवन कैसे हो सकता है, या तो उसमें सारे इवन नंबर हो या इवन और ऑड हो, और ऐसे इवन ऑड हो कि उनका प्रोडक्ट जब करोगे तो इवन को जब ऑड से प्रोडक्ट करोगे तो ऑब्वियसली वो कैसे हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। ठीक है, मतलब सारे एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, सारे एलिमेंट इवन होंगे बेटा, इवन और ऑड दोनों मिले हुए हैं, तो दोनों का 2, 3, 4 जितने भी हैं सबका प्रोडक्ट कर दीजिए तो यू विल हैव अ इवन नंबर। तो इसकी अप्रोच कैसे ली जाए, इसकी अप्रोच इस तरीके से ली जाएगी कि इस क्वेश्चन में अगर हम लोग ये निकाल लें कि टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स कितने हैं पहली बात, और उसमें से हम वो माइनस कर दें कि जिसमें वो सबसेट माइनस कर दें, सबसेट की संख्या जिसमें सारे के सारे ऑड नंबर आ रहे हों।
तो हमें क्या मिल जाएंगे, हमें वो सबसेट्स मिल जाएंगे जिसमें सारे इवन होंगे या कम से कम एक इवन नंबर जरूर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन को ये स्टार्ट क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एस, ये कितने हो जाएंगे बेटा, 2 की पावर 100 होंगे, लेकिन हमें चाहिए नॉन एम्प्टी। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ एस बराबर 2 टू द पावर 100 -1 हो जाएगा। अच्छा जरा देखो, अब ये देखें बेटा कि नॉन एम्प्टी सबसेट्स जो ए है उसमें हम वो देख लें कि जो सारे के सारे ऑड नंबर आ रहे हैं। मतलब मैं तुमसे कह दूं कि वो कितने होंगे बेटा जिसमें 1 3 5 7 ऐसे करके 99 तक नंबर आ रहे हों। अब इसके ऐसे कितने सबसेट पॉसिबल है जिसमें 1 से लेकर 99 ही नंबर हो, मतलब ऑड नंबर हो। तो इसके सबसेट देख लो बेटा, एक ऐसा सेट जिसमें 1 से लेकर 99 तक के सारे पॉसिबल सबसेट्स हैं, तो वो कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 2 की पावर, अब बेटा 1 से 99 कितने नंबर हो जाएंगे, ऑब्वियसली 50 हो जाएंगे। तो 2 की पावर 50 -1, क्योंकि इसमें एक एम्प्टी सेट भी होगा, तो नॉन एम्प्टी सबसेट कितने हो गए, 2 की पावर 50 -1, जिसमें कम से कम एक नंबर जो है वो ऑड जरूर होगा और इवन इसमें नहीं होगा। अच्छा अब जरा देखो भाई क्या हो जाएगा, तो टोटल फाइनली आंसर पे आ जाते हैं कि टोटल नंबर ऑफ subsets so that product of element is even बराबर कितना हो जाएगा, तो टोटल माइनस वो सबसेट ऑड नंबर्स वाले, ठीक है। तो टोटल बेटा कितने थे, तो टोटल थे आपके पास में 2 टू द पावर 100 -1। इसमें से माइनस क्या किया, जो ऑड है, तो ऑड कितने बेटा, 2 की पावर 50 -1। फाइनली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 100 -2 की पावर 50। 2 की पावर 50 कॉमन ले लो, 2 टू द पावर 50 -1। कोई ऑप्शन दिया हुआ है, और जब चेक करते हैं, यस द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब भाई 2019 का आसान सा क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर क्रैक कर लिया है। तो अब बेटा हम लोग क्या करने जा रहे हैं, देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो तुम्हारी है वो 2019 की तुम्हारी स्क्रीन पर है। ये प्रॉब्लम कह रही है कि 2 न्यूज़पेपर्स A and B are published in a city. It is known that 25% of the city population reads A and 20% reads B, while 8% read both A and B. Further, 30% of those who read A but not B look into advertisement, and 40% of those who read B but not A also look into advertisements, while 50% of those who read both A and B look into advertisement. Then the percentage of the population who look into advertisement is. बहुत भारी सा क्वेश्चन देखने में लग रहा है बच्चों, बहुत बड़ा सा है, लेकिन जहां तक क्वेश्चन पढ़ने पर एट ए ग्लांस समझ में आ रहा है कि दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो क्या करना है बेटा हम लोगों को, सबसे पहले यहाँ पर 2 सेट के बारे में बात हो रही है, एक ए और एक बी के बारे में। तो फटाफट क्या करते हैं, एक वेन डायग्राम बनाते हैं ए और बी के लिए। अब देखो बेटा, इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो परसेंटेज वाइज लिखी हुई है। तो हमने सपोज कर लिया कि टोटल पॉपुलेशन है वो मैंने मान ली कि 100 है। अब फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि 25% ऑफ द सिटी पॉपुलेशन रीड्स न्यूज़पेपर ए। तो 100 का 25% कितना हो गया बेटा, 25 हो गया। पहले इन्फॉर्मेशन अलग 25। 20% बी पढ़ रहे, इसका मतलब 20 लोग ऐसे हो गए।
बी में आपसे कहा जा रहा है कि 8% रीड बोथ ए एंड बी, इसका मतलब यहां पर 8% मतलब यहां पर 8 लिख दीजिए। यहां पर लोग 100 लोग हैं। अब ओनली ए कितने हो जाएंगे बेटा? 25 में से 8 घटा दो, ये टोटल पार्ट कितना होगा? 25 माइनस 8 मतलब हो गया 17। अच्छा ये टोटल बी पार्ट का 20 दिया था, तो ओनली बी कितना हो जाएगा? तो कहोगे 20 माइनस 8 दैट इज 12। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब क्वेश्चन को आगे यहां तक जो इंफॉर्मेशन दी थी वो हमने पढ़ ली। अब कह रहा फर्दर 30% ऑफ दोज हु रीड ए बट नॉट बी, 30% ऑफ ए हु रीड ए बट नॉट बी, मतलब ये पोर्शन हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब क्या हो रहा है बेटा इसमें? इसका 30% कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे इसका 30% होगा 17 टोटल थे, उसका 30% 30/100। अच्छा अब फिर क्या कह रहा है? लुक इनटू एडवर्टीजमेंट, तो भाई 17 इंटू 30/100 हो गया, वो एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं। एंड 40% ऑफ दोज हु रीड बी बट नॉट ए, तो भाई 12 है, उसका 40% कितना होगा? लुक इनटू एडवर्टीजमेंट while 50% of those who read both A and B, तो both A and B पढ़ने वाले कितने बेटा? 8, तो 8 का 50% कितना हो गया? 8 इंटू 50%। अब क्या कह रहा है आगे? Then the percentage of the population who look into advertisement, अब देखो बेटा जो एडवर्टीजमेंट में देख रहे हैं वो टोटल कितने लोग हैं, तो फटाफट क्या करो सबको जोड़ दो, तो 17 इंटू 30 प्लस 12 इंटू 40 प्लस 8 इंटू 50, 100 आ गया। सब में से 0 कॉमन ले लो, गैप कर दिया, ये हो जाएगा 51, 48, 40 अपॉन 10, ये कितना हो जाएगा भाई? 9, 5 4 9 और 4 13, 13.9। और चूंकि बेटा हमने पॉपुलेशन 100 मिली थी, तो 13.9% आ गए वो जो कि खाली एडवर्टीजमेंट देखती है, उसको पेपर वेपर से मतलब नहीं है ना। तो 13.9 का ऑप्शन दिया है, यस, डी इज द करेक्ट आंसर। आसान था क्वेश्चन था ना बेटा। अगर सिर्फ क्वेश्चन आप जो कंसेप्ट पढ़े हुए हैं उसको पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपको एकदम आसान लगेंगे, कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है, इस सेट ए जो है उसमें वो सारे रियल नंबर आ रहे हैं जिसमें कि मॉड एक्स लेस देन 2 है। तो देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, कभी भी तुम्हारे सामने अगर कभी ये लिखा हो मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्स जो है वो ए और माइनस ए के बीच में लाई कर रहा है। अगर कभी लिखा हो मॉड एक्स इज मोर देन आर इक्वल टू ए, इसका मतलब एक्स लेस देन आर इक्वल टू माइनस ए होगा, या एक्स इज मोर देन आर इक्वल टू ए होगा। तो ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि इसमें मॉड एक्स लेस देन 2 दिया हुआ है। तो सेट ए में वो सारे रियल नंबर आएंगे जिसमें एक्स की वैल्यू 2 से कम है और -2 से बड़ी है। जरा सेट बी को देखो बेटा, सेट बी क्या है? मॉड एक्स -2 इज मोर देन आर इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या हो गया? एक्स -2 इज लेस देन आर इक्वल टू -3, या एक्स -2 इज मोर देन आर इक्वल टू 3। अब इसको बेटा इधर ले जाओ, ये कितना आ जाएगा? एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू -1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये बेटा 1 बन गया और ये तुम्हारा बन गया इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अभी क्या करना है? देन इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से ऑप्शन तुमको करेक्ट ऑप्शन छांटना है। देखो b माइनस ए माइनस बी, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी दिए हुए हैं। इसका मतलब बच्चों में क्या करना है? हम लोगों को नंबर लाइन के ऊपर ये सॉल्यूशंस को
सारे लिखने हैं पहले। तो क्या किया जाए, देखो बेटा क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो नंबर दिए हैं -2, 2, -1 और 5, तो जरा इनको नंबर लाइन के ऊपर हम लोग फ्रेम करने जा रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस इन्फिनेटिव, ये प्लस इन्फिनेटिव, ये मान लो तुम्हारा -2 है, ये -1 है, फिर 2 है, और फिर आपका ये 5 है। तो बेटा इक्वेशन 1 जो है वो सेट ए को डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है ना। तो -2 भी शामिल नहीं है और 2 भी शामिल नहीं है। क्या किया जाए, इसको बेटा यहां पर फटाफट लाइन मिला दी जाए। मैं स्केल यूज कर रहा हूं जिससे बेटा की लाइन जो है वो सीधी बने, वरना अच्छी नहीं बनती है, ठीक है। फिर देखो बेटा क्या है इसमें, दूसरा है -1 से लेस देन और इक्वल टू -1। तो -1 बेटा यहां पर है, इक्वल टू लगा हुआ है, इसका मतलब डार्क ब्रैकेट बना दोगे, ठीक है। अभी क्या हो जाने वाला है, देखो इसको मैं बढ़ा दे रहा हूं इधर की ओर। फिर बेटा दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है। तो 5 बेटा यहां पर है, ये देखो, तो यहां पे बना दे रहे हैं, 5 को भी इक्वल हो गया। ये 5 हो गया और एरो इधर की ओर ग्रेटर देन 5, इधर एरो इधर की ओर हो गया। अब जरा देखो तुम्हारे सामने सारे सेट बन गए हैं। ये जो है तुम्हारा वो सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ऊपर वाला सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा जरा देखो अब चेक करते हैं, पहला ऑप्शन दिया है बी माइनस ए। बी माइनस ए क्या होगा, देखो बेटा ऊपर वाला बी है, नीचे वाला ए है, तो तुम्हें क्लियर हो रहा है कि बी माइनस ए जो है वो बेटा 1 दोनों में कॉमन है, ये पूरा पोर्शन हट जाएगा यहाँ से। तो कितना आ जाएगा, बी जो फर्स्ट ऑप्शन में बी माइनस ए जो होगा वो माइनस इन्फिनेटिव से -2। देखो ये -2 पे शामिल नहीं है, लेकिन इसमें है, तो -2 तक यूनियन, अब यहां तो कोई कॉमन पोर्शन नहीं है, तो 5 से लेकर इन्फिनेटिव तक ये बी माइनस से आ रहा है। अभी रुक जाते हैं, इसका मतलब यहाँ पे ये जो है आपसे कह रहा था क्वेश्चन में कि देन बी माइनस ए बराबर ऑल रियल वैल्यूज में से -2 से 5 तक वैल्यूज घटा दीजिए। तो ठीक है बेटा, ये तो सही लग रहा है। देखो ये चीज जो लिखी हुई है, देखिए आप टोटल रियल वैल्यूज में से माइनस इन्फिनेटिव से -2 जा रहे हो, फिर 5 से इन्फिनेटिव जा रहे हो, इसका मतलब -2 से 5 की वैल्यूज नहीं मिलनी। मतलब इस जो आपने ये लिखा हुआ है इसको अल्टरनेटिवली आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं आर में से -2 और 5 कर दिया जाए, ठीक है। ये भाई बेटा क्लोज ब्रैकेट में लगा हुआ है। तो भाई इसका मतलब ये ऑप्शन ए अभी करेक्ट लग रहा है एट ए ग्लांस। अब जरा और चेक कर लें कि क्या और तो कोई ऑप्शन सही नहीं है। वैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है विद सिंगल करेक्ट ऑप्शन, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही ही होगा, लेकिन फिर भी आपकी समझ के लिए हम तीनों पार्ट और डिस्कस कर ले रहे हैं। बेटा a माइनस बी, तो a माइनस बी -1 से लेकर 2 तक। अब देख सकते हो बेटा जब a माइनस बी करोगे तो ये -1 बेटा दोनों में शामिल है, तो जब माइनस करोगे तो -1 गायब हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें -1 को शामिल कर दिया है, जबकि जब a माइनस बी करोगे तो कॉमन पोर्शन गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी भी आ जाओ a यूनियन बी, तो a यूनियन बी r -2, 5 होगा, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होगा बेटा। ये क्या हो जाएगा, ये सारी की सारी वैल्यूज जो है a r से लेकर r में सारी वैल्यूज होंगी, सिर्फ 2 से लेकर 5 नहीं होगा, लेकिन 5 इसमें इंक्लूड होगा। तो यहां पर बेटा ये वैल्यू गलत लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी आ जाओ a इंटरसेक्शन बी, तो a इंटरसेक्शन बी इतना ही पोर्शन है सिर्फ, कहां से, -2 से लेकर -1 तक का। और यहाँ पे क्या लिखा है, -2 से -1, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट मिसिंग है, इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इन चारों में सबसे सुटेबल और करेक्ट आंसर क्या है,
1, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कैसे करना है क्वेश्चन इसमें। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा ना? देखो बेटा 2019 का एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर है। इसमें इंफॉर्मेशन दी है कि ए, बी और सी ये 3 सेट हैं। और सेट कैसे हैं बच्चों? सेट इस तरीके के हैं कि ए इंटरसेक्शन बी नल सेट नहीं है और ए इंटरसेक्शन बी सी का एक सबसेट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? भाई 4 ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, ऐसी प्रॉब्लम्स को करने का तरीका ये होता है कि जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके लिए वेन डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से। देखो बेटा हमने क्या कर दिया, इस सेट को हमने ए मान लिया सेट, इस सेट को बी मान लिया और इस वाले सेट को हमने सी सेट मान लिया। कोई जरूरी नहीं कि सेट को गोल से ही बनाए, हो सकता है बेटा हमने इसको रेक्टेंगुलर बना दिया। ठीक है, अब आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ सी। ऐसा मैंने बच्चों इसलिए किया, जरा आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि ये जो पोर्शन है तुम्हारा, ये पोर्शन, दिस पोर्शन रिप्रेजेंटिंग ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी सेट सी का सबसेट है। तो आपको मैंने बता चुका हूं कि अगर कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का एक सबसेट होता है तो इसका मतलब दूसरा वाला सेट उसको पूरा कंटेन कर रहा हो। मतलब जैसे मैं तुमसे कहूं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या हो गया, बी जो होगा वो ए को अपने अंदर कंटेन कर रहा होगा। अदरवाइज अगर मैं ऐसे बना दूं, ये मैंने बनाया कि ये बी है और ये मैं बना दूं ए, और मैं कहूं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ये रॉन्ग है। तो इसका मतलब ये बेटा जो पोर्शन था आपने देखा कि वो इसमें आ गया है पूरा पूरा। ठीक है, अच्छा अब जरा देखो, तो इसमें ये फिगर तुम्हारी बन गई। तो पहला बेटा पार्ट कह रहा है, चेक करते हैं 1 बाई 1 कि बी इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू 5, ये ट्रू है फॉल्स? चेक करने देखो बेटा, बी इंटरसेक्शन सी, तो दिखाई पड़ा बी इंटरसेक्शन सी जो पार्ट होगा वो आपका ये पोर्शन है। देखो बी इंटरसेक्शन सी, और आप देख रहे हो इसका कुछ ना कुछ पोर्शन बी का जो है वो सी में आ रहा है। इसका मतलब बी इंटरसेक्शन सी 5 के बराबर नहीं है। तो ये तुम्हारा रिजल्ट क्या हो गया, पहला रिजल्ट तो ट्रू हो गया। अब बेटा दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, इसको चेक करो कि सही है गलत है। कह रहा है अगर a माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी, तो क्या किया जाए इसमें, ये बना दिया। ये मैंने क्या किया, इसमें लिखा है a माइनस बी, तो a माइनस बी आप देखो जरा बेटे, a माइनस बी जो है वो ये रीजन है आपका, मानते नहीं मानते हो? तो a माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी, ये तुम्हारा सेट सी था, तो इसका सबसेट होने का मतलब कि a माइनस बी जो है वो कंप्लीटली उस सेट में लाई करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब बेटा क्या हो गया, अगर वो इसमें कंप्लीटली सेट में लाई कर रहा है और ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ सी, इसका मतलब पूरा पूरा कंप्लीट a जो है वो सेट सी में बिलोंग कर रहा है। मानते नहीं मानते हो? क्यों? क्योंकि देखो बेटा ऊपर क्वेश्चन में a इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ सी, इसका मतलब a इंटरसेक्शन बी भी पूरा सी मिलाई कर रहा है और a माइनस बी मिलाई कर रहा है। तो तुम्हें इस वेन डायग्राम से एकदम क्लियर हो गया है कि जो a है इज अ सबसेट ऑफ सी, इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अच्छा अब जरा देखो बेटा, हम लोग फिर अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, पार्ट नंबर 3 पे देख लो। पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट कह रहा है कि सी यूनियन ए। अच्छा बताओ जरा सी यूनियन ए कितना होगा? तो आप कहोगे सी यूनियन ए जो है ये पूरा रीजन सी यूनियन ए है। सी यूनियन ए का मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसी फिगर को
मान के चल रहा हूं तो सी यूनियन ए पूरा तुम्हारा पूरी फिगर हो गई, ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहा है उसके बाद में, इंटरसेक्शन, ठीक है भाई, इंटरसेक्शन सी यूनियन बी। अब सी यूनियन बी बेटा कितना पोर्शन होगा, तो सी यूनियन बी भी पूरा तुम्हारा ये रीजन होगा, ये सी यूनियन बी का मतलब बी का इतना रीजन मिल रहा है, तो ये तुम्हारा बेटा पूरा इतना आ जाएगा। इसको मैं ऐसा करता हूं, किसी दूसरे कलर से कर दे रहा हूं। सी यूनियन बी कितना होगा, सी तो बेटा पूरा ये है तुम्हारा, और बी छोटा सा पोर्शन जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा था, ये तुम्हारा सी यूनियन बी तुम्हारा पूरा हो गया, हो गया नहीं हो गया। अब क्या कहा जा रहा है, इंटरसेक्शन। तो आप देख लो बेटा इंटरसेक्शन में कोई पार्ट बचा क्या, कोई भी पार्ट शेड होने से नहीं बचा जिसमें पीला और पिंक शेड ना हो। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन 3 इज आल्सो अ करेक्ट ऑप्शन। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, इसका मतलब पक्की बात हो गई कि चौथा ऑप्शन गलत होगा। अब जरा इसको चेक कर लिया जाए कि ये चीज सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। देखो भाई, सब मैं डिलीट कर दे रहा हूं जो कलर्स बनाए थे, उसके बाद में अब मैं फाइनली क्वेश्चन में बात करता हूं। हाँ अब बन गया सेट तुम्हारा फिर से। अब इसमें क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि इफ ए माइनस सी, अच्छा ए माइनस सी कितना होगा भाई, ए माइनस सी का मतलब हो गया तुम्हारा ये सेट तुम्हारा क्या है, ये ए है, और क्या ए माइनस सी इज अ सबसेट ऑफ बी। देखो इसमें अगर तो फिगर देखो बेटा ए माइनस सी, ए माइनस सी कितना होगा, ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा पूरा सेट सी है, ठीक। अब ए माइनस सी में तुमसे पूछूं तो तुम देख रहे हो कि ए इस फिगर के हिसाब से ए इज अ सबसेट ऑफ सी, तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट सी में भी आ रहे हैं बच्चों, तो इसका मतलब ए माइनस सी कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली ये एक नल सेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, और तुम्हें पता है कि जो नल सेट होता है वो जितने भी सेट्स हैं उनका वो क्या होता है, एक सबसेट होता है, मतलब फाई इज अ सबसेट ऑफ बी। तो इसका मतलब ये चीज बात हो गई, फाई जो ए माइनस सी है वो बी का सबसेट है, ये बात पक्की हो गई। लेकिन क्या ये इस फिगर से क्लियर हो रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर इस इंफॉर्मेशन से सिर्फ आपको ये मिल गया कि ए माइनस सी फाई है, तो क्या ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, क्या ए इस पूरे बी में लाई कर रहा है, तो फिगर से क्लियर है कि ये इसमें लाई नहीं कर रहा है, इसमें फोर्थ ऑप्शन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। नाउ a minus c is a subset of b does not belong does not imply कि a is a subset of b, ठीक है। तो ऑप्शन 4 is the our correct option as this statement is not true। देखो बच्चों 2020 का ये प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर है, इसमें एक सेट x दिया हुआ है जिसके एलिमेंट n किसी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं और n की वैल्यू 1 से 50 दी है, ठीक है। अच्छा फिर लिखा है a जो है उसके एलिमेंट जो है वो x को के एलिमेंट को बिलोंग कर रहे हैं और n क्या है, n एक मल्टीपल ऑफ 2 है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि सेट a विल कंटेन 2 4 6 टिल 50 तक। फिर कह रहा है कि जो सेट b है वो उसमें भी n ही आ रहे हैं जो कि x के एलिमेंट्स हैं और n मल्टीपल ऑफ 7 है, मतलब 7 से लेकर कहां तक जाएंगे 49 तक b में आ रहे हैं। फिर आपसे कहा जाए देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ x,
देखो स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग बोथ ए एंड बी। कंटेनिंग बोथ ए एंड बी का मतलब क्या हो गया? वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ठीक है, और इसमें स्मॉलेस्ट सेट वही तो होगा ना, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आपको पता है कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा एन ए कितना दिया हुआ है? ये कितने एलिमेंट होंगे? 2 से लेकर 50 तक के बीच में इवन नंबर 25 हो जाएंगे। एन बी 7 7 जा 49, मतलब 7 नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी विल बी 49। एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब 7 का भी मल्टीपल हो और 2 का मल्टीपल हो, मतलब कह सकते हैं कि 14 का मल्टीपल। तो 14 के जो मल्टीपल 1 से लेकर 50 के बीच में कितने आएंगे? तो 14, तो बेटा 3 ही तो आएंगे। इसका मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी हो गया 3। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 25 और ये हो गया 4, 29। इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट सेट होगा बेटा उसमें क्या होंगे? 29 एलिमेंट्स होंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? 29। आप लोग देख रहे हो बेटा कि जो सेट थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी है इसमें कितने कितने आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप सेट थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होगा, इस बात का मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं। ठीक है, देखो बच्चा 2020 का क्वेश्चन आपके सामने है। कितना अच्छा सा क्वेश्चन दिया हो, कितना सिंपल सा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया है। कह रहा है कि A हैज m एलिमेंट्स एंड सेट B हैज n एलिमेंट्स। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ A जो है और ऑर्डर ऑफ B जो है वो n है, मतलब कार्डिनलिटी A की m है और B की n है। फिर कह रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A, तो A के सबसेट कितने होंगे बेटा? 2 की पावर m होंगे। इज 112 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ B, मतलब B के सबसेट कितने होंगे बेटा? 2 की पावर n, और इससे कितने ज्यादा हैं? 112 ज्यादा है। देन द वैल्यू ऑफ m इंटू n। अब जरा देखो सारी कहानी इसी से होनी है, तो देखो बेटा क्या कर सकते हैं, टू की पावर m माइनस 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 112 हो गया। अभी क्या कर रहे हैं बेटा? यहां पे एक बात ध्यान रख लेना कि m और n जो भी होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या किया, जबरदस्ती 2 की पावर n कॉमन ले लिया। ये कितना आ जाएगा? 2 टू द पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 112। अब देखो क्या करना चाहिए बेटा, 112 लिखा हुआ तो 112 के कुछ फैक्टर कर लो फटाफट। देखो बेटा इसका मतलब हो जाएगा 2 की पावर n 2 की पावर mn माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? आप कहोगे इट इज 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 हो गया इंटू 7। 7 को बेटा लिख सकते हो 2 की पावर 3 माइनस 1। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ? यस, जो तुम समझ रहे हो मैं वही करने जा रहा हूँ। अब कंपैरिजन कर दो, क्योंकि बेटा ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट जो यहाँ पे ऐसे लिखे हुए हैं, तो जो सिमेट्रिकल रीजन होगा तभी वो बराबर होंगे। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 4, और m माइनस n कितना हो गया? 3। तो बेटा देखो n की वैल्यू 4 अगर है तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। तो देयरफॉर m इंटू n कितना हो जाएगा? कहोगे 7 इंटू 4 मतलब 28। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या आ गया बेटा? 28 इज द करेक्ट आंसर। ये बेटा वो है, इसमें इंटीग्रल टाइप क्वेश्चंस आते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन, जैसे 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो एक क्वेश्चन तुमने कर लिया, तुम्हारे नंबर पक्के हो गए। तो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि सेट थ्योरी जो है
वो कितने आसान आसान से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। तो बच्चों, आपको क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। अगर कुछ कमी लगी है तो उसको भी बताइएगा। तो नेक्स्ट क्लास में उस चीज को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप लोगों को गुड बाय।